सभी विद्यार्थियों का जयशंकर विद विपिन सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जल संसाधन। इसे हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों का अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन का अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम समझेंगे जल के बारे में। जो पानी है ये जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। कहने का मतलब ये है, पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं के लिए पानी प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। यह हमें जीवन भी दे सकता है और कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिससे कि बहुत से जीव जंतु मारे भी जाते हैं। पूरी दुनिया में 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। यानी कि जो पृथ्वी है इस पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पृथ्वी है और इस पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। ये जो समस्त भाग आप लोगों को दिख रहा है, जितने भी महासागर दिख रहे हैं या महासागर, नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, कुछ गड्ढे हैं, तालाब हैं, ये 71% जल से घिरे हुए हैं। जबकि ये जो भाग आप लोगों को दिख रहा है, जितने भी महाद्वीप दिख रहे हैं, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, ये मात्र 29% हैं, जिस तरह से आप लोगों को चित्र में दर्शाया गया है। पृथ्वी पर मात्र पीने योग्य जो जल है वह बहुत कम है, मात्र 3% पीने योग्य जल है। अब हम अगला पॉइंट समझेंगे, जल दुर्बलता, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता का अर्थ होता है जल में कमी होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। अब हम समझेंगे जल में कमी किस कारण हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि, जिस तरह से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इससे जो पीने योग्य जल है उसमें लगातार कमी होगी। हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व की जो संख्या है वह 7 अरब पार कर चुकी है। यह भी एक कारण है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। किसान जो है अधिक फसलों के लिए जल से सिंचाई करते हैं, यानी जो कुछ पीने योग्य जल है वह हैंडपंप के द्वारा या सिंचाई के द्वारा वह किसान क्या करता है, अधिक से अधिक खेतों की सिंचाई करता है, जिससे कि अधिक से अधिक उसका उत्पादन हो सके। यह भी एक कारण है। अगला है मौसम में भिन्नता। हमारे यहाँ कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है और कहीं कम, यह भी एक प्रमुख कारण है। जैसे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है और जबकि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। जल में कमी का अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है उद्योग। ज़्यादा उद्योग लगने से जल में कमी आई है। कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक उद्योग लगने से जो जल होता है उद्योगों का, वह नदियों में नालों के द्वारा जाता है और वहाँ से समुद्रों में, जिससे कि जो पीने योग्य जल है उसमें भी लगातार कमी हो रही है। अगला पॉइंट है जल की गुणवत्ता में कमी, यानी जो पीने योग्य पानी है उसमें भी अब कमी हो रही है। क्यों हो रही है? पहला है प्रदूषण। प्रदूषण से जल की गुणवत्ता में
कमी आई है। कहने का मतलब ये है प्रदूषण से भी, जैसे प्रदूषण हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट नालियों में फेंक देते हैं और वह नालियों के माध्यम से नदियों में चला जाता है, जिससे कि जो हम हैंडपंप द्वारा जल को पीते हैं उसमें धीरे धीरे वो भी क्या हो रहा, प्रदूषित हो रहा है और उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। अगला है औद्योगिक कचरा। उद्योगों के कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। हम लोग बड़े बड़े शहरों में देखते हैं जो वहाँ का कूड़ा करकट होता है उसे हम नदियों में बहा देते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। अगला है वर्षा जल। वर्षा का जल हर जगह शुद्ध रूप से पृथ्वी के नीचे नहीं पहुँच पाता। कहने का मतलब ये है भारत में अधिकतर क्षेत्रों में कंकरीली पथरीली सड़कों का निर्माण कर दिया गया है, जिससे कि जो जल है या पृथ्वी के नीचे आसानी से नहीं पहुंच पाता है और अधिक कूड़ा करकट होने से वह उसके साथ क्या होता है, गंदा हो जाता है। इसीलिए हमें इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जल संरक्षण करना अति ज़रूरी है। अगला मेन पॉइंट है बांध, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए भी है। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। कहने का मतलब ये है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करके इसका मात्र एक उद्देश्य होता है बाढ़ों को रोकना, लेकिन इसके साथ साथ इससे हमें ऊर्जा, सिंचाई के साधन और पर्यटन स्थल में भी बढ़ोतरी मिलती है। इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल एवं स्थल का मानव हित के लिए पूर्ण उपयोग हो। कहने का मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह नदी घाटियों में जल का और वहाँ के आसपास का जो स्थल हो उसका अच्छे से उपयोग किया जाए। अगला पॉइंट है जल को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। इसीलिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जिसके कि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ ना आए। अगला है बांध का प्रयोग। बांध का प्रयोग करके हम निम्न लाभ उठा सकते हैं, जैसे बिजली उत्पादन, बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई कर सकते हैं और मत्स्य उत्पादन भी आसानी से कर सकते हैं। अगला है बांधों से हमें कुछ नुकसान भी होता है, जैसे इससे जलीय जीवों को हानि अधिक हुआ। कहने का मतलब यह है जब बांधों का निर्माण होता है तो बहुत से जीव जंतुओं की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे कुछ मछलियाँ, कछुए, केकड़े आदि की मृत्यु हो जाती है। इससे क्या होता है, जलीय जीवों को नुकसान होता है। अगला है वनों की कटाई। और जहाँ पर हम बांध बनाते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में जो वन होते हैं उसकी कटाई की जाती है, जिससे कि ये भी बांधों द्वारा एक नुकसान होता है। अगला है बांधों का विरोध जनता द्वारा भी किया गया। कहीं कहीं पर बांधों का विरोध भी जनता द्वारा किया गया है, जैसे नर्मदा बांध और टिहरी बांध। इन दोनों बांधों का क्या किया गया है, विरोध किया गया है। अगला मेन पॉइंट है वर्षा जल संग्रहण। प्राचीन काल में भारत में वर्षा जल संग्रह किया जाता है, यानी कि प्राचीन काल में किया जाता था, यानी प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल का संग्रह किया जाता था और आज भी वर्षा के जल को बचाया जाता है। जैसे तालाब तथा गड्ढे बनवाए जाते हैं, यानी इसके जल को रोकने के लिए तालाब और गड्ढे बनवाए जाते हैं, जिससे कि अन्य ऋतुओं में हम आसानी से पानी पा सकें और उसे पी सकें। अगला पॉइंट है छत वर्षा जल संग्रह, यानी भारत में
छत वर्षा जल संग्रह या पूरे विश्व में इसके द्वारा जल को इकट्ठा किया जा रहा है। इसका पहला पॉइंट, इसका प्रचलन प्राचीन समय में अधिक था। यानी कहने का मतलब प्राचीन समय में राजा और महाराजा जल को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है, जल पर बारिश, छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। यानी जो छत होता है, छत पर वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से पाइप के द्वारा इसे जमीन पर बने टैंकों में डाला जाता है, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग पानी को आसानी से पी सकें। उसके बाद गर्मी के सूखे दिनों में इसका प्रयोग किया जाता है और जब गर्मी अधिक होती है तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत सी नदियाँ सूख जाती हैं, जिससे कि हमें पानी पीने में बहुत समस्या होती है और हम लोग छत वर्षा जल संग्रह द्वारा इसका उपयोग करके आसानी से पानी पा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जल शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध कर दिया है कि यह जो छत वर्षा जल होता है यह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। आज भी वर्षा का जल संग्रह किया जाता है, आज भी इसका उपयोग किया जाता है, खासकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो मकान बनाए जाते हैं वह प्रमुख रूप से इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे कि छत पर वर्षा के जल को रोका जा सके और वहां से पाइप द्वारा जमीन पर बने टैंक में डाला जा सके। अगला पॉइंट है बांस ड्रिप सिंचाई। बांस ड्रिप सिंचाई का भी प्रचलन है, जिससे कि हम लोग इससे सिंचाई भी कर सकें और पानी पी भी सकें। मेघालय में है, मेघालय में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। जो झरने होते हैं उस पर बांस द्वारा झरने के पानी से सिंचाई, यानी बांस लगा दिया जाता है और वहां से पानी निकाला जाता है जो पीने योग्य और सिंचाई करने योग्य होता है। जो लोग इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ क्लास 9 और 10 की सभी विषयों के आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकें और आप सभी लोगों को इसी तरह से अच्छे से समझाया जा सके। जो लोग इस चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।